बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। आज इसराइल के लिए सबसे बड़े हमलों में से एक हमला था। एक तरफ तो उनके यानी जितने वजीर हैं, मिनिस्टर्स हैं, उनके जर्नैल हैं, उन्होंने रिजाइन कर दिया है। दूसरी जानिब हुआ ये है कि एक हमला ऐसा हुआ है और उस हमले में इजराइल ने दावा किया है कि जी हमने इनके 2 ड्रोन्स मारे हैं, लेकिन कुछ मिस हो गए। अब आपकी स्क्रीन पर मनाजिर चल रहे हैं, इनको जरा गौर से देखिए। ये इतने खतरनाक ड्रोन्स थे, घरों में जाकर लगे हैं, इनके बहुत सारी जगहों पर लगे हैं। और सबसे बढ़कर रफा में एक बिल्डिंग थी, उसमें ये पहले हमास से काम किया करती थी। अब हुआ ये है कि इस बिल्डिंग में इजरायली छुपे हुए थे। अब वो वहां पर, आपको पता है कि रफा में इन्होंने ऑपरेशन किया है, इन्होंने लोग मार दिए। अब ये वहां पर छुपे हुए थे। अब ये जो खबर थी कि वो वहां पर मौजूद हैं, ये किसी तरह हिजबुल्लाह तक खबर पहुंची है और हैरान कुन तौर पर उन्होंने मिसाइल मारे हैं और मिसाइल जाकर 6 लगे हैं, ड्रोन्स लगे हैं और बिल्डिंग पूरी की पूरी कोलैप्स हो गई है। और इसमें अभी तक इजराइल ने सिर्फ इतना बताया है कि हमारे फौजी मारे गए हैं, जख्मी है कुछ, और इसका बदला लिया जाएगा। अब आप ये समझ लें कि इस्राइल ने जितनी तादाद बतानी है, उस तादाद को आप 5 से 10 गुना मल्टीप्लाई कर लें, उतनी तादाद होगी। अभी आप अंदाजा कर लें कि इतना बड़ा हमला हुआ है। उस हमले के बाद दूसरी पार्टी यानी दूसरी जानिब से खुशियां मनाई जा रही हैं कि देखो हमने कितना बड़ा काम कर लिया है, देखो हमने क्या सूरत हाल पैदा कर ली है। ये डेवलपमेंट अभी वहां पर हो रही है और आप अंदाजा कर लें कि इजराइल को इतना बड़ा झटका लगा है कि उनकी मिलिट्री बेसिस भी उड़ा दी गई हैं। यानी ये अब तक का समझ लीजिए आपके सबसे बड़े झटकों में से एक झटका है। और सवाल ये पैदा होता है जो इजराइल में हर बंदा ही पूछ रहा है कि जब हमला किया गया है, एक तो इंफॉर्मेशन कैसे निकल के सामने आ गई कि रफा में ये लोग इस जगह पर बिल्डिंग में मौजूद है, लेकिन उससे भी ज्यादा हैरान कुन बात यह है कि वहां पर मौजूद होने के साथ साथ उनको यानी उनकी बिल्डिंग में मौजूद है और ड्रोन्स पीछे से उड़कर आ रहे हैं और वो आकर उन्होंने वहां पर तबाह कर दिया है, मिलिट्री बेस उड़ा दी है, आग लगा दी है, सब कुछ तबाह बर्बाद कर दिया है। और इस वक्त हालत ये है कि शाल में और उसके अलावा नॉर्थ जो है गोलान हाइट, वहां पर इतने ज्यादा ड्रोन्स आ चुके हैं कि इतने सायरन बज रहे हैं, सायरन पर सायरन बज रहे हैं। पहले तो डिटेक्ट नहीं हो पाए थे, लेकिन अब इतने ज्यादा सायरन बज रहे हैं जिसकी कोई इंतहा नहीं। ये अब तक का सबसे ज्यादा खतरनाक मामला हुआ है कि इसराइल पर हमलों की इस वक्त बरसात शुरू हो गई है। ये पहले ऐसी सूरत हाल नहीं थी। अब उनके यानी आप ये सोच लें कि जो इसराइल का मीडिया है, जिसको हम हिब्रू मीडिया कहते हैं, उन्होंने कहा है कि अब तक का मुश्किल तरीन इवेंट ये हुआ है। और इसकी खबर अचानक आप देखेंगे कि तो पूरे इंटरनेशनल मीडिया पर फैल जाएगी कि वो कह रहे हैं कि इतना खतरनाक हमला हुआ है कि बिल्डिंग में बहुत बड़ी तादाद में इजरायली फौजी मौजूद थे। उन्होंने तो अपनी तरफ से रफा फतह कर लिया हुआ था। देखिए ये बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है कि पहले हमास के लोग आकर इनसे लड़ाई करते थे, अब बाहर से ड्रोन्स और मिसाइल आते हैं। सिर्फ ये पता चलाना होता है कि फौजी मौजूद कहाँ पर है। अब वो फौजी वहां पर मौजूद होते हैं, इंफॉर्मेशन बाहर जाती है, वहां से ड्रोन आते हैं, मिसाइल और तबाह कर देते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि आप इस पॉइंट को समझें। इजराइल की फौज में बड़ी बददिली पाई जा रही है और वो कह रहे हैं कि इस जंग को खत्म करें। इसका अंदाजा आप लगा सकते हैं ना कि 2 साबिक आर्मी चीफ जो इस वक्त मिनिस्टर थे और एक करंट ब्रिगेडियर जनरल उनका, और उसके साथ साथ एक उनका पॉलिटिशियन, ये सारे उन्होंने रिजाइन कर दिए। सब ने टोटली 45 मिनट में रिजाइन कर दिया सबने। क्यों रिजाइन किया है? एक स्ट्रेटजी हमेशा याद रखिएगा, जब ऐसी सूरत हाल होती है, जंग बंद करवाना, सारा कुछ करना, तो फिर आप अंदर से टिप पास करते हैं और आप दुश्मनों को देते हैं कि वहां पर हमला करें ताकि गवर्नमेंट के ऊपर प्रेशर पड़ सके कि आप इस जंग को बंद करें। अब आप सोचें कि वरना क्या जरूरत हाल थी कि 45 मिनट में आप अचानक सारे रिजाइन कर जाते। उसकी वजह यह कि वो प्रेशर डालना चाह रहे हैं। अब सबसे बड़ा सवाल यहाँ पर यह पैदा होता है कि फौजी कहाँ पर मौजूद हैं, उनकी लोकेशन क्या है, क्या सूरत हाल है। वो अगर पहले पता होती थी यानी हमास को किसी को, तो वो हमला कर देते थे। ये इंफॉर्मेशन आपने बाहर दी हुई है, बाहर जाती है, हिजबुल्लाह को पता है कि जिस बिल्डिंग के अंदर मौजूद है, ड्रोन्स वो वहां से उड़ाते हैं, मिसाइल वो वहां से मारते और वो सीधा जाकर हिट कर देते हैं। और आपके मिसाइल ड्रोन्स रोकने की जो कैपेसिटी के सिलसिले हैं वो भी सारे खत्म हो चुके हैं।
अब आप सोचें कि इसके बाद ये मामला यहाँ तक नहीं रुका है, दीगर जगहों पर भी सायरन बजना शुरू हो गए हैं कि हमले हो रहे हैं, और वो कह रहे हैं अमेरिका इस सारी सूरत हाल में वॉच कर रहा है। यानी ये कह रहे हैं कि अब तक का हिजबुल्लाह ने कहा है कि हमने जो हमला किया है वो इतने ज़्यादा ड्रोन्स मारे हैं, इतने ज़्यादा ड्रोन्स मारे हैं कि उन्होंने कहा कि हमने इनकी 146 यानी 146 डिवीज़न जो है नहारिया में जो हेडक्वार्टर है उनका, वो उड़ा दिया पूरे का पूरा। और इतना तबाहकुन ये हमला था, इतना तबाहकुन हमला था कि जिसकी कोई इंतहा नहीं है। और वहाँ पर इस वक्त एम्बुलेंस और ये फौजी और ये तमाम जितने भी लोग पहुँच रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ा जो हमला है वो ये हुआ है। यानी आप ये सोच लें कि हिजबुल्लाह का सबसे बड़ा जो हमला हुआ है। और एक और अजीबोगरीब सूरत हाल है कि गुलान पर, यानी गुलान हाइट्स आपको पता है कि जो इन्होंने ली थी, वहाँ पर भी मिसाइल फायर हो रहे हैं। तो इस वक्त आप अगर गौर करेंगे तो हर जगह सायरन बज रहे हैं, तबाही हो रही है। ये इसराइल के लिए किसी भयानक, समझ लीजिए, ख्वाब से कम नहीं है। देखिए, फौज में एक चीज़ पाई जाती है कि जब उन्होंने काम नहीं करना होता तो वो, यानी वहाँ पर ऐसी सूरत हाल तो है नहीं इसराइल के अंदर के जो आर्मी चीफ ने कहना है वही होना है। वहाँ पर जाहिर सी बात है सिविलियन मजबूत है, नेतन्याहू मजबूत है। लेकिन फौज के जब जर्नैल रिटायर्ड होना शुरू हो जाए तो आपको एक काम करना पड़ता है। अभी तो मीडिया को इन्होंने मैनेज किया है, खबर बाहर आने नहीं देते, तो ये सूरत हाल है। अब इसराइल में जो इस वक्त सिलसिला शुरू हुआ है वो कह रहे हैं कि अब हमने इनसे जाकर लेना है बदला, और बदले के लिए हम पूरी तैयारी करें। और वो असल में यही जो चीज़ थी, इसी को वो रोकना चाह रहे हैं कि आप उनके ऊपर हमला करेंगे। अब आप गौर करें ज़रा, 6 आपने मिसाइल मारे और सारे के सारे आपने जाकर हिट कर दिए। आपने ड्रोन्स मारे, उनमें से कुछ तबाह हो गए, कुछ आपने जाकर हिट कर दिए। तो सोचे जब इनसे लड़ाई हो जाएगी और वो 3000 पर डे 3000 पर डे मिसाइल मारने की कैपेसिटी रखते हैं, तो बताएं क्या सूरत हाल होगी। उसके साथ साथ अहम बात यह है कि हूथियों ने ऐलान किया है, ये ओपनली ऐलान किया है, पहले कभी भी ऐसा नहीं होता था। उन्होंने कहा है कि जी हमें इस वक्त ईरान मुकम्मल तौर पर हथियारों की खेप दे रहा है और हम इजराइल, अमेरिका और इनकी ताकतों के जबड़े तोड़ने के लिए जा रहे हैं। आप बताएं कि कभी ज़िंदगी में जब आप ले रहे होते हैं मिसाइल और ये तमाम चीज़ें, तो आपको बताने की क्या ज़रूरत है किसी को? आप क्यों ऐलान कर रहे हैं? आप ऐलान इसलिए कर रहे हैं कि आप दुनिया में सबको ये बताना चाहते हैं कि देखो अब बदला लेने वाला कोई और उसकी ताकत देखो वो कहाँ तक जाकर। इस सारी सूरत हाल में जैसे ये चीज़ें सामने आती है, उधर से ईरान अमेरिका को धमकी दे देता है। ईरान ने इसराइल को भी धमकी दी हुई थी और अभी सारी सूरत हाल जारी। अब वो बार बार क्या कह रहे हैं, वो अपना खौफ बिठा रहे हैं उनके ऊपर। अब इस सारी सूरत हाल में सबसे अहम बात यह है कि हिजबुल्लाह असल में इनके गले पड़ चुकी है। सबसे बड़ा मामला ये हो गया है कि उनके वो गले पड़ चुकी है और कोई ऐसी एक्टिविटी इस वक्त उनको समझ नहीं आ रही जो उन्होंने परफॉर्म करनी है। एक बात याद रखिएगा, ईरान ने अब तक की जो लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है वो चुपके से जाकर उन्होंने लेबनान को दे दी है कि आप इनको मारे। और एक चीज़ का इजाफा हुआ है कि इसराइल के साथ पिछले काफ़ी अरसे से इसराइल की जो मिलिट्री बेसिस थी, उनके जो कम्युनिकेशन सेंटर था, उन पर हमले हो रहे थे। जैसे मिसाल के तौर पर पावर स्टेशन पर अब कल परसों इन्होंने हमला किया, थोड़ी सी बिजली इन्होंने बंद कर दी, पोर्ट की बिजली बंद कर दी, अंधेरे में डूब गया, उसके बाद आगे चले फिर हमला हुआ। ये असल में पिछले काफ़ी अरसे से जो हमले हो रहे थे, इनके एक मसाइल जो अब सामने आ रहे हैं वो थोड़ा थोड़ा करके इनका कम्युनिकेशन सिस्टम सारे का सारा तबाह कर रहे थे। आप जब किसी भी जगह का कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह कर रहे होते हैं तो फिर आप आहिस्ता आहिस्ता, बज़ाहिर आपको लगता नहीं है, एक दिन रोज़ दिन थोड़ा थोड़ा करके जब फिर बड़े हमले करते हैं। इसराइली अभी तक ये काम करते थे कि किसी मिलिट्री बेस के ऊपर हमला हुआ, कम्युनिकेशन सिस्टम तबाह हुआ तो उसको रिपेयर करने में लग गए, दोबारा फिर किया, फिर दोबारा किया। जब उसके बाद बड़े हमला होने शुरू हो गए तो फिर तो मामला ख़राब है। अब आप यहाँ से अंदाज़ा कर लें, जैसे मिसाल के तौर पर ये एक शिप है, ये हूथियों ने तबाह की है, आप इसकी हालत देखिए, ये अमेरिका का शिप है। क्या इसकी हालत देखकर आपको लगता है कि ये सही तरह दोबारा रिपेयर हो सकता है? यानी इसका क्या कुछ तबाह हुआ है? अगर ये रिपेयर करेंगे तो क्या ये पहली हालत में आ सकता है? इसको कितना टाइम लगेगा? आप देखिए मिसाइल कहाँ कहाँ लगे हैं, आप ड्रोन्स देखिए कहाँ कहाँ लगे हैं। सो ये इतना आसान काम नहीं होता। ये कहने के लिए बड़ा आसान है कि आपने उसको रिपेयर पर लगा दिया, आपने उसको ले गए, फलाना ले गए। कई तो ऐसे शिप पूरे के पूरे डूब गए हैं। सो ये जो सूरत हाल पैदा हुई है, अब उसके साथ जो नई डेवलपमेंट हो रही है, वो डेवलपमेंट्स ये हो रही है कि इराक से आज हुए हैं इसराइल की इलाद शहर जो है उसके आगे चलकर इन्होंने एक हमले किए हैं।
अब वो असल में इनके पोर्ट पर भी हमले कर रहे हैं, वहां पर ड्रोन्स भी मार रहे हैं। अब ये असल में जो टारगेट है वो कर रहे हैं हौसी। यमन के हौसियों ने असल में, ऐसा लग रहा है क्योंकि उन्होंने पहले कहा था कि हमने हाइफा पोर्ट के ऊपर जाकर हमला किया है, वो जो इराक की मलेशियाज है उनका कोई एग्रीमेंट हो गया है हौसियों के साथ। अब ये जॉइंट ऑपरेशन करें, वो कह रहे हैं कि आप वहां से करेंगे, यानी आप ये समझ लें कि वो इराक तक तो पहुंच चुके हैं। इराक से आगे इन्होंने हमला जो करना है वो भी करना है। सो अब करते करते तो सूरत हाल उनकी कितनी ज़्यादा खतरनाक हो गई है कि अब इसराइल रोकने के लिए तैयार नहीं। देखिए वहाँ फौजियों को मारा जा रहा है। आज जो सूरत हाल पैदा हुई है वो सारे इंटरनेशनल मीडिया की जीनत बनी है। ईरान ने इसको उठाया, उन्होंने कहा कि इसराइल के अंदर एक फौजी है, उन्होंने सिर्फ एक का नाम लिया, उसे अपनी जान ले ली, और जान लेकर उसने बताया, अगली सूरत हाल ये थी कि उसने दुनिया को ये बताया है जान लेने के बाद कि भाई उसको कहा जा रहा कि तुमने गजा में जाना है, तो उसने कहा कि मैं गजा में वापस आकर नहीं लड़ूंगा। तो उसने कहा नहीं, तुमने जाकर लड़ना है, और इस चक्कर में उसने अपनी जिंदगी का खात्मा कर लिया। तो आप उसका अंदाजा लगा सकते हैं कि सूरत हाल कितनी ज्यादा खराब है, कि वहां पर कितनी मेंटली तौर पर बेचैनी पाई जा रही है। ये वजह है कि आज इतने ज्यादा इनके फौजी रिजाइन कर गए हैं, और इनके जर्नल रिजाइन करे, वो असल में फौज को लगाना चाह रहे हैं कि ऑपरेशन में आप चलें। वो लड़ने के लिए नहीं तैयार है। आप जो मर्जी करते रहे, आप जितना मर्जी कहते रहे जी फौज है फलाना है, बददिल हो जाते हैं। अफगानिस्तान की मिसाल आप देखें कि आखिरी टाइम के ऊपर, उससे भी पहले की बात है, लेकिन आखिरी टाइम जरा डिस्कस कर लें कि जब खबर ये हुई थी कि अब बिल्कुल मुज़ाकरात हो रहे, आखिरी 2 महीने में इतनी तेजी के साथ काबुल तक वो पहुंचे कि अमेरिका को तालिबान के साथ एक डील करना पड़ी कि आप जब काबुल में दाखिल हो रहे हैं और बाइक की जगह से आ रहे हैं, तो उन्होंने कहा कि आपने अमेरिकी फौजियों को नहीं मारना, हमारे साथ आप डील कर लें। फिर एक टाइम ये हो गया था कि बदरी कमांडोज और अमेरिकी कमांडोज आमने सामने खड़े हो गए, और अजीब सूरत हाल ये पैदा हुई कि बदरी कमांडोज ने जो हथियार, जो तमाम चीज़ें पकड़ी हुई थी, वो सारी अमेरिकी कमांडोज की थी। यानी उनसे चोरी कर करके, उनसे ले लेकर, उनको मार कर, उनसे छीन कर, जैसे भी थे वो दोनों कमांडोज आगे आगे। और तालिबान के अमीर का हुक्म था कि किसी सूरत आपने एक अमेरिकी फौजी को अपनी मारना। उसे कहा हमारा मुआहदा हो गया, हमारी डील हो गई है, तो आपने ये काम नहीं करना। तो ये वो लम्हा था कि जब वहां पर एक काम नहीं हुआ था। सो अब सूरत हाल जो पैदा हुई है वो एग्जैक्टली इसी तरह की हो रही है, वो बददिल हो गए। अब आप सोचिए कि आप फौज को कितनी देर तक लड़ा सकते हैं। आपने एक बिल्डिंग रखी है, उस बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन बाहर कैसे निकली? बताएं कि अंदर के बगैर ये बिल्डिंग की इंफॉर्मेशन बाहर निकल सकती? सवाल ही पैदा नहीं होता। उधर रूस जो सबसे बड़ा काम ये कर रहा है, उन्होंने ब्रिक्स के अंदर जो ममालिक है उन पर जोर दिया है कि इमीडिएटली हमें डॉलर का अल्टरनेट यहाँ से निकालना है, और डॉलर का अल्टरनेट निकाल कर फिर हम कोई काम कर सकते हैं। सो वहाँ पर भी एक, या आप समझ लें कि एक तबाही की जो सूरत हाल हुआ करती थी वो इस वक्त शुरू हो चुकी है। और इसीलिए वहाँ पर लोग बहुत ज़्यादा, यानी अमेरिका के अंदर जो इन्वेस्टर है वो ये देख रहा है कि जैसे ही अल्टरनेट करेंसी का मामला सामने आएगा, चीज़ें देखिए, सऊदीया ने अब एक काम शुरू किया है कि उसके जो कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, कुछ जो पेट्रो डॉलर के उसने एग्रीमेंट होते हैं वो रिन्यू करें, उन्होंने नहीं किए। यानी वो भी अब कूद पड़े हैं कि अमेरिका की इस करेंसी को ज़मीन बोस किया जाए। देखिए कहीं ना कहीं सारे अमेरिका को रोकना चाह रहे हैं। अमेरिका आज अगर हथियार बंद कर दे तो बताएंगे लड़ सकते? ये नहीं लड़ सकते। अमेरिका और यूरोप, अब आप सोच लें, फ्रांस के अंदर इलेक्शन करवा रहा है वो मैक्रन, वो असल में बजाते खुद चाह रहा है कि मुझे इलेक्ट ना किया जाए, यानी मैं पीछे हट जाऊं, ठीक है तुम इलेक्शन करवा लो, वरना उसको कौन हरा सकता है। 2027 तक बना हुआ है। आप देखेंगे कि गालिबन इस दफ़ा शायद जो रिजल्ट आ जाएगा वो ऐसा लग रहा है कि फ्रांस के अंदर एक तब्दीली आ जाएगी, क्योंकि लोग बेजार हो चुके हैं, और हर जगह पर यूरोप के अंदर यही सूरत हाल पैदा हो रही। इसराइल की पोजीशन वीक है। आप अंदाजा नहीं लगा सकते कि अगर ईरान इनके साथ खड़ा हो गया लड़ाई करने के लिए, ईरान के पास कितना जखीरा है असले का, कितनी उनके पास टेक्नोलॉजी है। सोचिए अगर हिजबुल्लाह के हमलों से, होता क्या है कि ईरान जब ये देखता है कि हिजबुल्लाह जब हमले कर रही है तो वो साथ साथ नोट डाउन करते हैं, अच्छा कौन सा मिसाइल डिटेक्ट हो गया है, अच्छा कौन सा ड्रोन नहीं हुआ, अच्छा हमने उसमें ज़्यादा इन्हेंसमेंट करनी। फिर वो देखते हैं अच्छा कौन सा यहाँ पर ड्रोन आगे गया था और नहीं हुआ, फिर वो देखते हैं अच्छा इनके रडार में ये कमियां, हमें मजीद अपनी टेक्नोलॉजी एडवांस करनी है। और ये याद रखिएगा वो इस टेक्नोलॉजी को रूस के साथ भी शेयर करते हैं, आगे फिर वो चाइना से भी शेयर करते हैं, क्योंकि ये जो आयरन डोम और ये बाकी तमाम चीज़ें, रडार सिस्टम है, ये अमेरिका की मदद के बगैर नहीं बन सकता था। सो कहानी यहाँ पर इस वक्त जो शुरू हो गई है
वो इसराइल की पोजीशन इतनी ज़्यादा वीक हो गई है, इतनी ज़्यादा वीक हो गई है कि अब उनके फौजी मारे जा रहे हैं और इस इवेंट को डिस्कस नहीं किया जा रहा, जो सबसे अहम बात है। अगर आने वाले वक्त में हमने एक सिनेरियो देख लिया इसराइल में कि वहां पर फौज ने ये कह दिया कि हथियार जो भाई हम नहीं लड़ना चाहते, देन आप क्या करेंगे? ये आप समझ रहे, जर्नैलों को या सियासतदानों को या जो आपके मिनिस्टर्स होते हैं उनको सबसे पहले पता चल जाता है कि नीचे हालात क्या है। इसराइल के जो मिनिस्टर्स हैं ये साबिक आर्मी चीफ रह चुके हैं, इनमें से एक का तो बेटा मारा गया है। सो आप ये सोच लें कि फौज का उनके साथ कितना गहरा लिंक है कि सारे ही आर्मी से उठते हैं और आकर मिनिस्टर्स बन जाते हैं। कोई इंटेलिजेंस एजेंसी से आया हुआ है, कोई फलाना से आया है। तो आज अगर ये सारे छोड़े हैं, हाजिर जर्नैल आपके इस्तीफे दे रहे हैं, तो इस तरह आपको अंदाज़ा हो जाना चाहिए कि फौज में इनकी बददिली कितने अगले लेवल तक चली गई है। यही वो वजह है कि आज इजराइल पर हमले हो रहे हैं, क्योंकि अब टेक्नोलॉजी से भी वो हमले नहीं रोक पा रहे। हकीकत टीवी को सब्सक्राइब करना मत भूलें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट सेक्शन में अपनी राय का इजहार ज़रूर करें।